अगर मैं कहूँ कि आपके हाथ में एक ऐसा जादुई कागज है जो आपको भारत के किसी भी कोने में, किसी भी प्रीमियम ट्रेन के एसी डिब्बे में, मतलब जिंदगी भर मुफ्त यात्रा करने की गारंटी देता है, तो कैसा लगेगा? भाई सुनने में तो एकदम किसी सपने जैसा लगता है। बिल्कुल। और अक्सर आम लोगों के बीच ना ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि रेलवे में नौकरी मिलने का मतलब है कि जब मन किया बिना टिकट ट्रेन में बैठे और पूरे देश की सैर कर ली, हाँ, ये मिथ तो बहुत आम है। है ना? लेकिन आज हम जिन दस्तावेजों और नियमों की इस गहन चर्चा में पड़ताल करने जा रहे हैं, वो इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। आज हम भारतीय रेलवे के सबसे दिलचस्प लेकिन उतने ही सख्त सिस्टम यानी रेलवे कर्मचारी पास नियम 1986 और जो नई HRMS डिजिटल प्रणाली आई है उसको डिकोड करेंगे। जी, और ये चर्चा उन लोगों के लिए बहुत काम की होने वाली है जो रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस ये समझना चाहते हैं कि ये इतना बड़ा नेटवर्क काम कैसे करता है। एकदम सही। क्योंकि जब हम दस्तावेजों को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि ये व्यवस्था किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के कॉर्पोरेट बेनिफिट से कहीं ज्यादा व्यवस्थित है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि लाखों कर्मचारियों वाली इस पूरी व्यवस्था में, मतलब क्या सच में हर कर्मचारी को ये फ्री पास मिलता है या इसमें भी कोई शर्त है? शुरुआत इसी बात से होनी चाहिए कि इस व्यवस्था का हिस्सा असल में है कौन। नियमों के अनुसार हर कोई जो रेलवे के लिए काम कर रहा है वो पास का हकदार नहीं होता। अच्छा। जी, रेलवे सेवक पास नियम 1986 बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि ये सुविधा केवल नियमित यानी जो रेगुलर रेलवे कर्मचारी हैं सिर्फ उनके लिए है। तो मतलब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर है उनका क्या? वही मैं बता रहा हूँ। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई अप्रेंटिस के तौर पे काम सीख रहा है या कोई कैजुअल वर्कर है, मतलब जो दिहाड़ी पर काम करता है, तो वो इस पास प्रणाली के दायरे से पूरी तरह बाहर है। ओहो। हाँ, और इसके अलावा रेल मंत्रालय के अधीन काम करने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके लिए जब तक कोई विशेष आदेश जारी ना हो उन्हें ये सुविधा नहीं दी जाती। तो सबसे पहला फिल्टर तो यही लग जाता है, आपको एक स्थायी नियमित कर्मचारी होना ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं एक नियमित कर्मचारी हूँ, मैंने पहला फिल्टर पार कर लिया। अब मुझे पास मिलेगा, लेकिन मैं उस पास पर अपने साथ ट्रेन में किसे ले जा सकती हूँ? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। क्योंकि दस्तावेजों में मैंने देखा कि परिवार और आश्रित, मतलब फैमिली और डिपेंडेंस के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी लाइन खींची गई है। आम बोलचाल में तो भाई हम पूरे घर को ही परिवार कहते हैं। रेलवे की भाषा में ये अलग कैसे है? रेलवे की भाषा में ये अंतर बहुत ही तकनीकी है और जरूरी भी। इसे ऐसे समझिए कि परिवार का मतलब है पास पर आपकी ऑटोमेटिक वीआईपी एंट्री। अच्छा, ऑटोमेटिक वीआईपी एंट्री। बिल्कुल। अगर कोई आपके परिवार की परिभाषा में आता है तो आपको ज्यादा कुछ साबित नहीं करना पड़ता। इसमें सबसे पहले कर्मचारी के पति या पत्नी शामिल होते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे खुद कमा रहे हैं या नहीं। ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चे। 21 साल से कम उम्र का बेटा जो पूरी तरह कर्मचारी पर निर्भर हो वो ऑटोमेटिक रूप से शामिल है। और बेटियों के मामले में नियम बहुत ही उदार हैं। उदार मतलब कैसे? मतलब पुत्री चाहे अविवाहित हो, विधवा हो या तलाकशुदा हो, उसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। वो हमेशा परिवार का हिस्सा मानी जाएगी। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब बेटियों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, लेकिन बेटों के लिए 21 साल की कट ऑफ लगा दी गई। क्या क्या बेटों के लिए इस 21 साल की सीमा में कोई छूट है? मान लीजिए मेरा बेटा 22 साल का है, लेकिन अभी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। 1986 के नियम बनाने वालों ने इन व्यवहारिक स्थितियों के बारे में सोचा था। 21 वर्ष से अधिक उम्र का पुत्र भी परिवार का हिस्सा बन सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कड़ी शर्तें हैं। कैसी शर्त है? पहली शर्त तो यही है कि वो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित विद्यार्थी यानी रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। अगर वो कोई शोध या रिसर्च कर रहा है तो उसे कोई स्टाइपेंड या फेलोशिप नहीं मिलनी चाहिए। मतलब वो खुद से कमाई ना कर रहा हो। एकदम सही। और एक और महत्वपूर्ण अपवाद यह है कि यदि पुत्र को रेलवे के डॉक्टर द्वारा शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त यानी डिसेबल्ड प्रमाणित किया गया है तो उस पर उम्र की ये 21 साल वाली सीमा लागू नहीं होती है। वो ताउम्र परिवार का हिस्सा माना जाएगा। ये तो हो गई परिवार की बात, जहाँ चीजें थोड़ी आसान लग रही हैं। लेकिन आपने कहा था कि दूसरी श्रेणी आश्रित यानी डिपेंडेंट्स की है। ये कौन लोग होते हैं और इनके लिए नियम अलग क्यों है? देखिए, आश्रित वो श्रेणी है जहां रेलवे बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है। आश्रितों में कर्मचारी की विधवा या तलाकशुदा माता आ सकती हैं, अविवाहित या विधवा बहनें आ सकती हैं और 21 वर्ष से कम उम्र का भाई शामिल हो सकता है। ठीक है। लेकिन परिवार की तरह इनकी एंट्री ऑटोमेटिक नहीं है।
इन्हें पास सूची में जोड़ने के लिए कर्मचारी को ये साबित करना होता है कि वो पूरी तरह से उसी की कमाई पर निर्भर हैं। और ये साबित कैसे होता है? इसके लिए रेलवे ने बहुत ही सख्त आय सीमा या इनकम लिमिट तय की है। आय सीमा, तो एक आश्रित को महीने में कितना कमाने की अनुमति है जिससे कि उसका पास कैंसिल न हो? नियम ये कहता है कि आश्रित की पेंशन या उसकी कुल आय रेलवे कर्मचारी के मूल वेतन के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर हम इसे एक निश्चित राशि में देखें ना, तो नियमों में 3500 रुपए की एक बेस लिमिट दी गई है। 3500 रुपए? जी, यानी 3500 रुपए, और उस पर जो भी महंगाई राहत जिसे हम डीए कहते हैं वो बनता है। इन दोनों में से जो भी आंकड़ा ज्यादा हो, आश्रित की आय उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अरे एक मिनट, 3500 रुपए? आज के जमाने में जहाँ महंगाई आसमान छू रही है, ये राशि तो मतलब कुछ भी नहीं है। ये नियम आज कैसे काम कर सकता है? कोई भी आश्रित इस सीमा को आसानी से पार कर जाएगा। आपकी हैरानी बिल्कुल जायज है, लेकिन यही वो जगह है जहां हमें सिस्टम के काम करने के तरीके को समझना होगा। यह 3500 रुपए का जो आंकड़ा है, वो 1986 के मूल नियमों का बेस फिगर है। अच्छा, बेस फिगर है। जी, असली खेल तो महंगाई राहत यानी डीए का है। समय के साथ जैसे जैसे वेतन आयोग बदलते हैं और डीए का प्रतिशत बढ़ता है, ये वास्तविक आय सीमा भी अपने आप काफी ऊपर चली जाती है। तो व्यवहार में ये सिर्फ 3500 रुपए नहीं रहता। समझ गई। लेकिन यहाँ एक और गौर करने वाली बात है। ये नियम समाज के एक खास नजरिए को दिखाते हैं। नजरिया? आपका मतलब है कि नियम बनाते वक्त सरकार की सोच क्या थी? बिल्कुल। अगर आप ध्यान दें तो बेटियों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, और आश्रितों में विधवा माताओं और तलाकशुदा बहनों को शामिल किया गया है। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट बेनिफिट नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक सुरक्षा जाल है। 1986 में और काफी हद तक आज भी समाज में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से ज्यादा असुरक्षित माना जाता था। सही बात है। रेलवे यह सुनिश्चित कर रहा है कि एक कर्मचारी की उन महिला रिश्तेदारों को जिनका कोई और सहारा नहीं है, कम से कम यात्रा करने या घर आने जाने में कोई बाधा ना हो। ये सच में एक बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण है। सिस्टम के पीछे की इस सोच को समझना दस्तावेजों को पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। अब मान लीजिए ये तय हो गया कि मेरे परिवार और आश्रितों की लिस्ट में कौन कौन है। अब सवाल ये आता है कि हमें कौन सा पास मिलेगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक पीटीओ नाम की भी कोई चीज होती है। ये पास और पीटीओ के बीच क्या तकनीकी फर्क है? ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला सवाल है। हाँ, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था इसमें। तो देखिए, पास का सीधा मतलब है बिल्कुल मुफ्त यात्रा, आपको टिकट का कोई पैसा नहीं देना है। जबकि पीटीओ का पूरा नाम है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ये मुफ्त नहीं होता। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? पीटीओ का इस्तेमाल करके आप जब टिकट बुक करते हैं तो आपको टिकट के मूल किराए का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, आमतौर पर 1/3 देना होता है, और बाकी का किराया रेलवे खुद वहन करता है। तो घुमा फिरा के बात करें तो पास 100% मुफ्त है और पीटीओ भारी डिस्काउंट वाला टिकट है। अरे वाह, ये अंतर अब बिल्कुल साफ है। अच्छा, दस्तावेजों में 7 अलग अलग प्रकार के पास का जिक्र है, मतलब 7 प्रकार। मुझे तो लगता था कि बस एक ही पास होता है जो हर जगह चलता है। क्या हम इन 7 प्रकारों को थोड़ा सरल करके समझ सकते हैं? बिल्कुल। इन्हें रटने के बजाय ना, इनके इस्तेमाल के मकसद से समझना ज्यादा आसान है। हम इन्हें 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ठीक है, बताइए। पहली श्रेणी है आधिकारिक काम। इसके लिए ड्यूटी पास होता है, जो कर्मचारी को तब मिलता है जब वो रेलवे के किसी काम से दौरे पर जाता है। दूसरी श्रेणी है निजी काम। इसमें सुविधा पास या प्रिविलेज पास आता है, जिसका इस्तेमाल कर्मचारी अपने परिवार के साथ घूमने या छुट्टियों में जाने के लिए करता है। हाँ, जो सबसे ज्यादा काम आता होगा। बिल्कुल। फिर तीसरी श्रेणी है रोजमर्रा की जरूरतें। अगर कर्मचारी का घर और दफ्तर दूर है तो रोज अप डाउन करने के लिए आवासीय कार्ड पास मिलता है, और अगर बच्चे किसी दूसरे शहर में पढ़ रहे हैं तो उन्हें घर आने जाने के लिए स्कूल पास दिया जाता है। और बाकी बचे हुए पास? चौथी और आखिरी श्रेणी है विशेष और रिटायरमेंट के बाद की। रिटायर होने के बाद सम्मान के तौर पर सेवानिवृत्ति मानार्थ पास मिलता है। ठीक है। अगर किसी कर्मचारी का निधन हो जाए तो उसके पति या पत्नी को विधवा पास दिया जाता है। और अंत में होता है विशेष पास, जो किसी मेडिकल इमरजेंसी, रेलवे के खेलकूद आयोजनों या किसी कोर्ट केस में पेश होने जैसे खास मौकों पर जारी किया जाता है। अब समझ आया, मतलब हर स्थिति के लिए एक अलग टूल बना हुआ है। लेकिन जो चीज मुझे इन दस्तावेजों में सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी ना,
वो है इनका कलर कोडिंग सिस्टम। रेलवे के पास का अपना एक पूरा पिरामिड है जो बिल्कुल एयरलाइंस के टियर सिस्टम जैसा लगता है, जैसे गोल्ड और सिल्वर मेंबर होते हैं। हाँ, एकदम वैसा ही है। और इसके लिए बार बार दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है दस्तावेजों में, राजपत्रित यानी गैजेटेड और अराजपत्रित यानी नॉन गैजेटेड। जो लोग इस सरकारी सिस्टम को नहीं जानते, उनके लिए इस पिरामिड को हम कैसे डिकोड करेंगे? इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। राजपत्रित या गैजेटेड अधिकारी वो होते हैं जो नीतियां बनाते हैं, फैसले लेते हैं और बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे ग्रुप ए और बी के अधिकारी। इनका नाम सरकार के आधिकारिक गजट में छपता है। दूसरी तरफ राजपत्रित या नॉन गैजेटेड वो कर्मचारी हैं जो इन नीतियों को लागू करते हैं और सिस्टम को चलाते हैं, जैसे ग्रुप सी और डी। ठीक है। रेलवे में आपके पद का स्तर, जिसे पे लेवल कहते हैं, असल में वही तय करता है कि आपके पास का रंग क्या होगा। तो इस पिरामिड में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? पिरामिड के एकदम शिखर पर है गोल्ड यानी स्वर्ण पास। ये पे लेवल 16 और 17 के सबसे बड़े अधिकारियों को मिलता है, जैसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या जोन्स के महाप्रबंधक, जिन्हें हम जीएम कहते हैं। अच्छा। इसके ठीक नीचे आता है सिल्वर यानी रजत पास, जो पे लेवल 14 और 15 के सीनियर अधिकारियों के लिए होता है। फिर आता है ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज +1 ए पास, जो पे लेवल 7 से लेके 13 तक के राजपत्रित अधिकारियों को दिया जाता है। ये तो बड़े अधिकारियों की बात हो गई। जो लाखों की संख्या में सामान्य कर्मचारी यानी अराजपत्रित लोग दिन रात काम करते हैं, उन्हें कौन से रंग मिलते हैं? उनके लिए भी पिरामिड नीचे की तरफ बढ़ता है। पे लेवल 6 और उससे ऊपर के जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं, उन्हें फर्स्ट क्लास पास मिलता है, जिसका रंग हरा या ग्रीन होता है। इसके नीचे पे लेवल 2 से 5 तक के कर्मचारियों को सेकंड ए पास मिलता है, जो पीले रंग का होता है। और पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर पे लेवल 1 के कर्मचारियों को सेकंड क्लास पास दिया जाता है, जो लाल रंग का होता है। सोने चांदी से लेकर लाल और पीले तक, मतलब पूरी एक कलर थ्योरी चल रही है यहाँ। लेकिन क्या ये सिर्फ रंगों का दिखावा है या पास की संख्या, मतलब जो कोटा होता है, उसमें भी कोई फर्क होता है? मान लीजिए एक नया अधिकारी भर्ती होता है और एक नया क्लर्क भर्ती होता है, तो क्या दोनों को साल में बराबर पास मिलेंगे? यहीं पर पदानुक्रम या हायरार्की का सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। पास का कोटा बिल्कुल भी बराबर नहीं होता। राजपत्रित अधिकारियों को पहले ही दिन से हर साल 6 सेट पास और 6 सेट पीटीओ मिलते हैं। 6 सेट पास मतलब साल में 6 बार परिवार के साथ मुफ्त सफर। और जो ग्रुप सी या डी का कर्मचारी है, उसके लिए क्या नियम है? उनके लिए नियम काफी कड़े हैं। अपनी नौकरी के शुरुआती 5 सालों तक उन्हें साल भर में केवल 1 सेट पास और 4 सेट पीटीओ मिलते हैं। सिर्फ एक? ये तो बहुत बड़ा अंतर है भाई। एक तरफ 6 सेट और दूसरी तरफ केवल 1 सेट। हाँ, शुरुआती 5 साल उनके लिए थोड़े चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद उनका कोटा बढ़ा दिया जाता है और फिर उन्हें हर साल 3 सेट पास और 4 सेट पीटीओ मिलने लगते हैं। यह सिस्टम इस बात पर जोर देता है कि रेलवे में विशेषाधिकार आपकी रैंक और आपकी सीनियोरिटी दोनों के साथ बढ़ते हैं। रैंक और सीनियोरिटी मतलब ये रंग सिर्फ पास पर छपने के लिए नहीं है। मुझे यकीन है कि जब ये कर्मचारी स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जाते होंगे तो लाल, पीले और हरे पास का मतलब ये भी तय करता होगा कि वो किस डिब्बे में बैठेंगे। मेरा मतलब है एसी कोच मिलेगा या स्लीपर। क्या मैं सही सोच रही हूँ? अब बिल्कुल सही सोच रही हैं। पास का रंग सीधे तौर पर आपकी यात्रा के आराम को तय करता है। कैसे? उदाहरण के लिए, जो गोल्ड पास धारक है वो मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के सबसे प्रीमियम फर्स्ट एसी कूपे में यात्रा कर सकता है, और अगर वो नई वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहा है तो उसे एग्जीक्यूटिव क्लास या चेयर कार की 4 सीटें तक मिल सकती हैं। अरे वाह! वहीं ब्रॉन्ज पास वाले अधिकारियों को वंदे भारत में 2 चेयर कार सीटें मिलती हैं। और हमारे हरे, पीले और लाल पास वालों के लिए क्या अधिकार है? अगर आपके पास हरा यानी फर्स्ट क्लास पास है तो आप मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में सेकंड एसी, थर्ड एसी या स्लीपर क्लास में अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। वंदे भारत में आपको एक चेयर कार सीट मिलती है। लेकिन अगर आपका पास पीला है तो आपको राजधानी ट्रेन में स्लीपर क्लास और वंदे भारत में सेकंड सिटिंग या विस्टा डोम सिटिंग मिलती है। और सबसे नीचे लाल पास वालों को केवल साधारण सेकंड सिटिंग या स्लीपर क्लास में ही यात्रा करने की अनुमति होती है। वजूद ही नहीं था। फिर इन नियमों में नई ट्रेनों की सीटें कैसे तय हो गईं? यही तो भारतीय रेलवे के सिस्टम की खासियत है। वे अपने पुराने नियमों को लेकर जकड़े नहीं रहते।
जैसे ही कोई नई रोलिंग स्टॉक या कोई नई प्रीमियम ट्रेन पटरियों पर उतरती है, रेलवे बोर्ड तुरंत इन पास नियमों में संशोधन करता है। अच्छा, अमेंडमेंट हो जाता है। जी, वे तय करते हैं कि इस नई तकनीक वाली ट्रेन में किस पे लेवल के कर्मचारी को कौन सी सीट दी जाएगी। ये एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ खुद को अपडेट करता रहता है। अपडेट करने की बात आई है तो उस सबसे बड़े अपडेट पर आते हैं जिसने इस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। अभी तक हमने जितने नियमों, रंगों, 7 तरह के पास और आय सीमाओं की बात की, सोचिए 1990 के दशक में एक स्टेशन मास्टर को कागज के टुकड़ों पर इन सब को ट्रैक करना पड़ता होगा। बिल्कुल। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। कौन सी सीट मिलेगी, पास असली है या नकली, ये सब कागज पर कैसे मैनेज होता था? सच कहूं तो वो व्यवस्था बहुत ही थका देने वाली थी और उसमें गलतियों या फर्जीवाड़े की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा थी। और इसी समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए रेलवे ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी डिजिटल पहल HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम शुरू की है। इसमें विशेष तौर पर ड्यूटी चेक पास का एक डिजिटल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। तो क्या अब कागज वाले पास पूरी तरह से बंद हो गए हैं? हर जगह बस डिजिटल चल रहा है? नहीं, अभी ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। वर्तमान में इसे उत्तर रेलवे के मुख्यालय, दिल्ली डिवीजन और रेलवे बोर्ड कार्यालय में लागू किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी ये हाइब्रिड मोड में काम कर रहा है। हाइब्रिड का मतलब? हाइब्रिड का मतलब है कि अगर कोई तकनीकी खराबी आती है या किसी विशेष परिस्थिति में, तो अधिकारी डिजिटल के साथ साथ पुराने मैनुअल यानी कागजी तरीके से भी पास जारी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं दिल्ली डिवीजन की एक कर्मचारी हूँ और मुझे आज ही एक ड्यूटी पास चाहिए। मैं पुराने जमाने में तो क्लर्क के पास जाती, फॉर्म भरती, बाबू से साइन करवाती। अब इस नए HRMS में ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? प्रक्रिया को पूरी तरह से ऐप और पोर्टल आधारित कर दिया गया है। आप अपने फोन या कंप्यूटर पर HRMS पोर्टल खोलेंगी, अपना ID पासवर्ड डालेंगी और अप्लाई फॉर ड्यूटी चेक पास पर क्लिक करेंगी। आपको बस ये बताना है कि आपको कहां से कहां तक जाना है। बस इतना ही? जी, अब यहाँ सिस्टम का असली जादू शुरू होता है। इसमें एक ऑटो फैच फीचर है। ऑटो फैच? ये कैसे काम करता है? ये फीचर ना एक क्लब के सख्त बाउंसर की तरह है। जैसे ही आप आवेदन करती हैं, ये सिस्टम आपके सर्विस रिकॉर्ड से आपका पे लेवल स्कैन कर लेता है। ये खुद तय करता है कि आप लाल पास वाली हैं, हरे वाली हैं या गोल्ड वाली। अरे वाह! आप सिस्टम से झूठ नहीं बोल सकती कि मुझे फर्स्ट AC की सीट चाहिए। सिस्टम आपकी पात्रता खुद भर देगा और सीधे आपके राजपत्रित अधिकारी के पास अप्रूवल के लिए भेज देगा। वाह! मतलब जो इंसानी गलतियां होती थीं या सिफारिशें चलती थीं, उसका काम खत्म। लेकिन क्या अधिकारियों को भी हर पास के लिए ऐसे ही आवेदन करना पड़ता है? नहीं, अधिकारियों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। एक राजपत्रित अधिकारी बिना कोई फॉर्म भरे सीधे सिस्टम में जाकर अपने लिए पास जनरेट कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर उनका कोई जूनियर फील्ड में है और आवेदन नहीं कर पा रहा, तो अधिकारी अपने अकाउंट से उस जूनियर के लिए भी पास बना सकता है। ये तो बहुत ही सुचारू व्यवस्था हो गई। लेकिन एक बात सोचिए, ये ड्यूटी पास है यानी आधिकारिक काम के लिए। इसमें सुविधा पास की तरह साल में 6 या 1 सेट की कोई सीमा तो होगी नहीं। काम तो कभी भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में अगर कोई कर्मचारी एक ही दिन में 10 पास जनरेट कर ले तो उसे रोकेगा कौन? दस्तावेजों में इसका बहुत ही तकनीकी और शानदार समाधान बताया गया है। आपने सही कहा कि ड्यूटी पास की कोई गिनती या सीमा नहीं होती, लेकिन HRMS सिस्टम में एक अलर्ट मैकेनिज्म डाला गया है। अच्छा। अगर कोई कर्मचारी एक ही दिन में 1 से ज्यादा ड्यूटी पास के लिए आवेदन करता है, तो अप्रूवल देने वाले अधिकारी की स्क्रीन पर एक लाल रंग का वार्निंग मैसेज पॉपअप हो जाता है। मतलब सिस्टम अधिकारी को कोहनी मारकर कहता है कि बॉस, ये आदमी आज का दूसरा पास मांग रहा है, जरा चेक कर लीजिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कागजी व्यवस्था में ये ट्रैक करना नामुमकिन था कि किसने कितने पास बनवा लिए। डिजिटल सिस्टम अधिकारी को तुरंत अलर्ट करता है। अधिकारी उस चेतावनी को देखकर या तो आवेदन रद्द कर सकता है, या अगर सच में कोई इमरजेंसी है तो उस अलर्ट को ओवरराइड करके पास अप्रूव कर सकता है। ये तो बहुत स्मार्ट है। और एक बात, इस ई-पास को सीधे IRCTC की वेबसाइट और टिकटिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है। टिकट बुक करते ही आपके फोन पर एक OTP आता है और बिना उस OTP के पास से टिकट बन ही नहीं सकता। ये सच में एक फुल प्रूफ सुरक्षा चक्र है। चलिए अब बात करते हैं यात्रा से जुड़े कुछ और कड़े नियमों की। दस्तावेजों में एक जगह पास की वैधता यानी वैलिडिटी के बारे में लिखा है। ये बताया गया है कि सुविधा पास 5 महीने के लिए वैध होता है। मुझे ये 5 महीने का आंकड़ा ना बहुत अजीब लगा। 6 महीने क्यों नहीं या 4 महीने क्यों नहीं?
5 महीने के पीछे क्या लॉजिक है? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है जहां रेलवे का गणित काम करता है। पहले ये वैधता 4 महीने ही हुआ करती थी, लेकिन सोचिए आज के समय में आप रेलवे का रिजर्वेशन कितने दिन पहले करवा सकती हैं? 120 दिन पहले एडवांस बुकिंग खुलती है। बिल्कुल, 120 दिन का मतलब हुआ लगभग 4 महीने। अगर पास की वैधता सिर्फ 4 महीने होती और आप 120 दिन पहले टिकट बुक करती तो सफर वाले दिन तक आपका पास एक्सपायर हो जाता। अरे हाँ, रेलवे ने 4 महीने में 1 महीना और जोड़ दिया, यानी 4 महीने एडवांस बुकिंग के लिए और 1 महीना सफर करने के बफर के लिए। इस तरह ये 5 महीने का तार्किक आंकड़ा सामने आया। ओहो, तो ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं था, इसके पीछे तो पक्का गणित है। अच्छा, दस्तावेजों में सफर के दौरान कुछ विशेष नियमों का भी जिक्र है। जैसे यात्रा विराम या ब्रेक जर्नी। अगर मैं पास पर दिल्ली से मुंबई जा रही हूँ, तो क्या मैं बीच में सूरत में रुककर 2 दिन बाद आगे जा सकती हूँ? हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कर सकती हैं। पास नियमों के तहत ब्रेक जर्नी की अनुमति है, लेकिन आप चुपचाप स्टेशन से बाहर नहीं जा सकती। तो क्या करना होगा? आपको उस स्टेशन के मास्टर या टीटीई के पास जाकर अपने पास पर पृष्ठांकन यानी एंडोर्समेंट करवाना होगा। उन्हें बताना होगा कि आप यात्रा रोक रही हैं और वे उस पर अपनी मुहर और हस्ताक्षर करेंगे। समझ गई। इसी तरह मैंने एक और नियम पढ़ा जो मुझे बहुत संवेदनशील लगा, सहचर या कंपेनियन का नियम। ये क्या है? ये रेलवे के मानवीय चेहरे को दर्शाता है। यदि कोई कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य पूर्ण दृष्टि बाधित है, यानी आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकता, तो जाहिर है वो अकेले सफर नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल। ऐसे मामलों में रेलवे के मंडल चिकित्सा अधिकारी के सर्टिफिकेट के आधार पर उस नेत्रहीन व्यक्ति को अपने साथ उसी श्रेणी में एक सहचर यानी एक साथी को ले जाने की अनुमति दी जाती है, ताकि सफर में उसे कोई परेशानी न हो। ये वाकई एक बेहतरीन सोच है। अच्छा, जब हम पूरे परिवार के सफर की बात कर रहे हैं, तो क्या पास पर लोगों की कोई संख्या निर्धारित है? मान लीजिए मेरे परिवार और आश्रितों को मिलाकर 8 लोग हैं, क्या हम सब एक ही पास पर जा सकते हैं? यहाँ रेलवे ने एक लक्ष्मण रेखा खींची है। नियम कहता है कि सुविधा पास में अधिकतम 5 सदस्यों की ही सीमा होगी। हाँ। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अपवाद है। वो अपवाद क्या है? याद है हमने शुरुआत में परिवार और आश्रित के बीच अंतर समझा था। हाँ। अगर पास पर सफर करने वाले सभी लोग विशुद्ध रूप से आपके परिवार का हिस्सा हैं, यानी पति, बेटे और बेटियां, तो ये 5 सदस्यों वाली सीमा लागू ही नहीं होती। अच्छा। परिवार चाहे जितना बड़ा हो, सब एक साथ सफर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस पास में अपने किसी एक आश्रित का नाम जोड़ते हैं, जैसे विधवा बहन या माता, तो पास पर अधिकतम 5 लोगों की लिमिट तुरंत लागू हो जाएगी। मैं समझ गई। मतलब परिवार के लिए अनलिमिटेड, लेकिन आश्रितों को मिलाएंगे तो सीमा 5 तक सीमित हो जाएगी। अब एक आखिरी और सबसे कड़क नियम पर आते हैं, रद्दीकरण और दंड। अगर मैंने पास से टिकट बुक कर लिया और मुझे नहीं जाना, तो मैं अपने पास वापस कैसे लाऊं? रद्दीकरण का नियम सबसे ज्यादा सख्ती से लागू होता है। अगर आपने पास का उपयोग करके पीएनआर बना लिया है, तो आप उस पास को सीधे सिस्टम से रद्द या कैंसिल नहीं कर सकती। क्यों? मैं पास क्यों कैंसिल कर सकती? क्योंकि अगर आपने पास कैंसिल कर दिया लेकिन पीएनआर एक्टिव रहा, तो कोई दूसरा व्यक्ति उस अवैध टिकट पर सफर कर सकता है। ओह, सही बात है। इसलिए नियम कहता है कि सबसे पहले आपको अपना पीएनआर रद्द करना होगा। जब सिस्टम वेरीफाई कर लेगा कि टिकट कैंसिल हो चुका है, केवल तभी आपका पास दोबारा एक्टिव होगा या रद्द माना जाएगा। और अगर कोई इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करे, मान लीजिए कोई अपना पास बेच दे या किसी बाहरी व्यक्ति को दे दे, तो क्या कार्रवाई होती है? रेलवे पास और पीटीओ के दुरुपयोग को अत्यंत गंभीरता से लेता है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं मानी जाती। अगर ऐसा पाया गया, तो कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हो जाती है। उसे चार्जशीट थमाई जाती है। दोष साबित होने पर न सिर्फ भारी जुर्माना लगता है, बल्कि गंभीर मामलों में कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त तक किया जा सकता है। बाप रे। और एक बात, अगर कर्मचारी छुट्टी पर जाता है, कैजुअल लीव को छोड़कर, या उसका ट्रांसफर होता है या उसे निलंबित किया जाता है, तो उसे अपना ड्यूटी पास तुरंत संबंधित अधिकारी के पास जमा करवाना होता है। नौकरी से बर्खास्त की मतलब ये शब्द अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि रेलवे पास कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। ये एक विशेषाधिकार है और इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल। और अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें ना, तो रेलवे पास प्रणाली 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। पहला स्तंभ है पात्रता का सटीक ज्ञान। जी। आपको पता होना चाहिए कि कौन परिवार है, कौन आश्रित है
और आपका पे लेवल आपको कौन सा रंग और कौन सी सीट देता है। दूसरा स्तंभ है डिजिटल सशक्तिकरण। एचआरएमएस सिस्टम ने ऑटो फैच और अलर्ट मैसेज के जरिए व्यवस्था को बहुत पारदर्शी बना दिया है। और तीसरा स्तंभ है जिम्मेदारी। ये एक विशेषाधिकार है जिसे केवल अधिकृत लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन 3 स्तंभों ने आज इस जटिल विषय को एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया है। चर्चा को समाप्त करते हुए मैं बस एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। अभी ये एचआरएमएस डिजिटल ड्यूटी पास केवल उत्तर रेलवे में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है। जी। सोचकर देखिए, वो दिन दूर नहीं जब ये व्यवस्था पूरी तरह से भारतीय रेलवे के हर एक जोन, हर एक स्टेशन पर लागू हो जाएगी, जब दशकों पुराने कागजी पास इतिहास बन जाएंगे और आईआरसीटीसी के साथ इसका रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन पूरी तरह सक्रिय होगा। उस दिन न केवल कागजी कार्रवाई शून्य हो जाएगी, बल्कि सिस्टम में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा करना तकनीकी रूप से एकदम असंभव हो जाएगा। वो दिन भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी तकनीकी जीत होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें उम्मीद है कि आज की इस गहन चर्चा ने आपको रेलवे पास नियमों के इस विशाल और जटिल तंत्र को एक नए नजरिए से समझने में मदद की होगी। आप भी दस्तावेजों को खंगालते रहें और सीखते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।